Hello students, welcome back to English classes for CTET. Today we are studying time and tense. आप देखेंगे कल हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 होते हैं जिनके 4 पार्ट्स होते हैं क्रमशः। टोटल 12 हुए, 12 में 6 पार्ट कल के वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं, आज हम 7वें पार्ट पे हैं। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? जैसा कि शब्द में अर्थ निहित होता है, आप देखेंगे कि पास्ट से हमारा आशय बीते हुए से होता है, परफेक्ट का मतलब जो पूरा हो चुका हो, और टेंस का मतलब काल, यानी कि वह टेंस जिसमें क्रिया का भूतकाल में पूरा होना पाया जाए या दिखाया जाए। इसकी आईडी मार्क्स की अगर बात करें, हम कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो आमतौर पे सामान्य भाषा में चुका था, चुकी थी और चुके थे, इनमें से कोई एक टर्म दिया रहता है। समटाइम्स ये ना देके या था, ये थी अथवा ये थे भी दिया हो सकता है। ये क्रिया का पास्ट में परफेक्शन दिखाता है। पहला पार्ट होता है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब क्या होता है, गौर करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब होते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं कहूं कि हनुमान जी लंका जला दिए थे, हनुमान जी लंका जला दिए थे। अब आप यहां पे देखें, दिए थे, यानी कि इसके आखिर में दो टर्म क्या है, ये थे। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि हनुमान जी लंका को जला चुके थे, यानी जलाने की क्रिया उनके द्वारा पूरी की जा चुकी थी। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए जो पैटर्न ग्रामेरियंस ने हमें दिया है, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चलता है, उस पैटर्न को आप कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन करते हो। सब्जेक्ट के बाद यहां हेड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यहां पे एक बात कॉमन है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो इधर प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में हमें हेल्पिंग वर्ब हेड का ही साथ लेना है। और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट। एज पर एग्जाम्पल, हनुमान जी या लॉर्ड हनुमान हैड बॉर्न्ट लंका, ऐसे हम चलेंगे, हैड बॉर्न्ट लंका। ओके, दिस इज। अब हम कहें जैसे वे लोग वहां से जा चुके थे, दे हैड गॉन फ्रॉम देयर, दे हैड गॉन फ्रॉम देयर। हमारी सेना नदी पार कर चुकी थी, आवर आर्मी हैड क्रॉस्ड द रिवर, आवर आर्मी हैड क्रॉस्ड द रिवर। ओके, इस प्रकार नेक्स्ट वन हम देखेंगे, तो इसका रूल 2 जो होता है, इट कम्स फॉर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या होगा, आपको जो पैटर्न मिलेगा उसमें निगेटिव में सिर्फ हेड के बाद नॉट को एड ऑन कर लेना होता है, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए, वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज। अगर कहना हो कि हमने ये समाचार नहीं सुना था, तो आप कहोगे वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज। ओके, यहां पे नॉट का प्रयोग आप हेड के बाद कर रहे हो, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। रूल नंबर 3 कम्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में प्रश्न का भाव होता है, बोध होता है, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
और ये आमतौर पे दो प्रकार से बनते हैं। पहला क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वे लोग टिकट खरीद चुके थे, ऐसे। और दूसरा होता है आप वहां क्यों रुके थे। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, एक में WH वर्ड पहले आया है और दूसरे में WH वर्ड बीच में आ रहा है। ओके, तो क्या वे लोग टिकट खरीद चुके थे, इसको अनुवाद करना है। सहायक क्रिया पहले लिख लेते हैं इसकी, यानी कि हैड को पहले लिखेंगे तो अनुवाद कुछ इस तरह से होगा, हैड दे, और खरीदना बाई का सेकंड थर्ड फॉर्म बॉट होता है, तो हैड दे बॉट टिकट्स। ओके, और दूसरा है आप वहां क्यों गए थे। तो जिन वाक्यों के मध्य में कोई WH वर्ड आए उसी WH वर्ड को पहले लिखने का दस्तूर होता है। तो वाई हैड यू गॉन देयर, वाई हैड क्यों रुके थे, अगर रुके हैं तो वाई हैड यू स्टेड देयर। ओके, स्टेड देयर। So this is very simple pattern for translating the sentences belonging to past perfect tense, and I hope there is no any difficult or complex rule in this topic. You can understand it and you can get mastery by regular practice. Further, moving ahead, जो फोर्थ रूल होता है इसका वो इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको करना क्या है, बस ध्यान रखना है कि यहां पे हैड के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, बाकी चीजें तो एज यूजुअल रह जाती हैं। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं भूलेंगे, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें क्या आपने मेरा संदेश नहीं पढ़ा था, गौर करेंगे, क्या आपने मेरा संदेश नहीं पढ़ा था, इसमें क्या भी आया है, विच इज द रिप्रेजेंटेटिव टर्म फॉर इंट्रोगेशन, एंड इसमें नहीं भी आया है जो रिप्रेजेंटेट करता है नेगेटिव टर्म को। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको ट्रांसलेट करते समय क्या के वास्ते आपको हैड को लाना है, हैड यू नॉट रेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रीड, रेड, रेड प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। तो हैड यू नॉट रेड माय मैसेज, very simple. In this way you can translate any kind of sentence. Okay, then comes, हम 8वां पार्ट पे पहुंचते हैं इस टेंस के बाद, और वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसमें बात करें तो ये क्या होता है, ये कहते हैं कि वो टेंस जिसमें क्रिया भूतकाल में कुछ परफेक्ट भी हो गई हो, कुछ कंटिन्यू भी हो, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। इसके आईडी मार्क्स क्या होते हैं जिसे देख के आप पहचान जाएं? तो दो बातें, पहली ये कि जो परफेक्शन है इसमें क्रिया के प्रारंभ होने का समय दिया रहेगा, समय दिया होता है। ओके,
प्लस दूसरा कहता है कि कार्य भूतकाल में यानी पास्ट में जारी भी हो। ये दो आइडेंटिटी को मिलके आप ऐसे डिफाइन करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। पहला, कुछ हद तक क्रिया पूरी हो गई हो और अभी भी चल रही हो, और ये दोनों चीजें भूतकाल में हुई हो। जैसे हम एग्जाम्पल लें, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं 2 दिन से अंजलि को पढ़ा रहा था। अब यहां पे देखेंगे कि एक तो मैं पढ़ा रहा था, ओके, मैं पढ़ा रहा था, और क्या पढ़ा, कब से पढ़ा रहा था, क्रिया पढ़ाने की कब से चल रही थी, तो 2 दिन से। ये कार्य के प्रारंभ होने का जो समय दिया होता है, यही पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंडिकेट करता है। अब ऐसे वाक्यों को आपको अंग्रेजी में लिखना हो तो फिर कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सिंपल सा एक पैटर्न है। इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको हैड बीन, देन कम्स मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म which is also known as ing form, ing, then comes object। दिए हुए समय के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कल बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था और विधिवत चार्ट भी बनवा दिया था। सिंस फॉर से जुड़ा हुआ जो नियम है, सिंस फॉर और लास्ट में टाइम। एक बार पुनः मैं आपको रिकॉल कराते चलो, रिवाइंड करा दूं आपको कि यदि दिए हुए वाक्य में जो समय होता है अगर वो निश्चित है तो पॉइंट उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे और उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। लगभग आधा दर्जन कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था। उसमें दिन, महीने और वर्ष के नाम अगर दिए हों तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य में दिन के हिस्सों का जिक्र आया हो, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, यानी 4 पार्ट में पूरे 24 घंटे के इस दिन के चक्र को बांटा गया है ग्रामेटिकली, तो आप जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग बोलेंगे, आधी रात से सिंस मिडनाइट बोलेंगे। ओके, इनके अलावा अगर बजे से शब्द दिया हो किसी वाक्य में तो भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। जैसे मैं 4 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। ध्यान रखेंगे, सिंस 4 o'clock बोलेंगे। ओके, तो इन कंडीशंस में आप सिंस का प्रयोग करना। बाकी जो इनके इतर कंडीशंस होंगे, यानी इनके अलावा जो कंडीशंस होंगे, फॉर एग्जांपल जहां डिजिट्स का प्रयोग हुआ हो, न्यूमेरिकल्स आए हो, नंबर दिया हो, चाहे वो दिन हो, महीना हो, वर्ष का नाम दिया हो, इनके पहले अगर न्यूमेरिकल्स आए हैं 2 दिन से, 4 माह से, 8 माह से, 4 साल से, 20 साल से, ऐसा कुछ भी हो तो उस केस में आपको सिन फॉर का प्रयोग करना है। इसके अलावा एक आखिरी कंडीशन मैंने कल बताया था कि अगर घंटा या मिनट शब्द दिया हो, कोई क्रिया 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 घंटे से हो रही है, या फिर कुछ मिनट में दिया हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट से, तो भी फॉर का ही प्रयोग करेंगे। बस उनका प्रयोग करके हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप यहां इस वाक्य को ट्रांसलेट करने का प्रयास करो। मैं 2 दिन से अंजलि को पढ़ा रहा था। टाइम 2 days, तो यहां पे न्यूमेरिकल दिया है, 2 नंबर दिया है, संख्या, तो वहां फॉर का प्रयोग बस करना है। आई हैड बीन टीचिंग अंजलि फॉर 2 days। In this way you can translate it. Okay, I had been teaching अंजलि for 2 days। अगर इसी में हम कहें कि 2 घंटे से पढ़ा रहा था, then there will be no change। Okay, तब भी कोई बदलाव नहीं होता। अगर इसमें मैं कहूं कि मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो फिर आपको फॉर के बदले सिंस का प्रयोग करना होता। दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल रूल ऑफ
past perfect continuous tense, and here we complete the entire past tense. यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इनके चारों चार पार्ट यानी टोटल 8 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हमें अगला फ्यूचर टेंस एंड लास्ट जो तीसरा टेंस है हम उसे देखेंगे। इस तीसरे पार्ट को हम फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। पहला तो आप लोगों को भी बता दें कि सवाल आपके फ्यूचर का है, आपकी तैयारी आपके फ्यूचर से बिलोंग करती है, तो जाहिर सी बात है इस टेंस पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने कल बताया आपको कि इसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। वन थिंग, भविष्य काल। ओके, ये आने वाले समय के लिए प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस। अब इसमें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं ना, आईडी मार्क्स, हम पहले ही आप अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर देते हैं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे आप देखो कि पुराने जमाने में वैद्य जी लोग होते थे, आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हुए वैद्य जी के पास जाते थे। आज भी इक्का दुक्का मिलते हैं आयुर्वेदिक जो विशेषज्ञ हैं, तो वो आपकी नब्ज को टटोलते हैं, यहां पकड़ते हैं, वो किसी पैथोलॉजी में नहीं जाते हैं, है ना, कोई लैब टेस्ट नहीं कराएंगे आपका, और वो आपकी नब्ज को टटोल के इनसाइड क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई सारा रिपोर्ट जान लेते थे। जरा सोचिए कितना तगड़ा विज्ञान रहा होगा ना। जस्ट लाइक दैट, जब भी किसी भी टेंस या ट्रांसलेशन की बात आए, आपको उसी वैद्य जी की तरह अंग्रेजी व्याकरण की नब्ज को टटोल लेनी है। अनुवाद के लिए इस नब्ज को टटोलने की कला आ जानी चाहिए। नब्ज कैसे जानेंगे? ये जो टर्म्स मैंने लिखा है यही इस टेंस की नब्ज हैं। अगर आपने इनको डायग्नोज कर लिया, जैसे किसी भी बीमारी को, किसी मरीज को ठीक करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डॉक्टर के द्वारा कि वो डायग्नोज करे। यदि वो डायग्नोसिस अच्छा कर गया तो फिर एग्जैक्ट दवा देगा और वो बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर डायग्नोसिस नहीं ठीक रही, जरा सोचिए, तो फिर क्या करेगा वो दवा कुछ लिखेगा, बीमारी कुछ है। दोबारा डॉक्टर के पास मरीज लौट के आएगा 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, फिर भी वो रिलीफ नहीं पाएगा। फिर वो 2 के बदले 4 किस्म की दवा लिखेगा, कुछ घटाएगा बढ़ाएगा। लेकिन चूंकि वो डायग्नोसिस यानी कि रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, इसलिए वो चाहे कुछ भी दवा दे ले लेकिन मरीज ठीक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये इस बात का द्योतक है कि अगर आपकी डायग्नोसिस अंग्रेजी ग्रामर में अच्छी नहीं है, पकड़ अच्छी नहीं बनी, आप बेसिक लेवल को स्पष्ट नहीं करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर आगे कितना भी दवा दिया जाए आपको, बीमारी वहीं रह जाएगी, है ना। तो आपको बीमारी से लड़ना है ना। इसके लिए आपको बेसिक्स बेहतर करना है, और ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, आपके डेडिकेशन पे, हाउ मच डिवोटेड यू आर, इजंट इट। लेट अस कम टू द पॉइंट। फ्यूचर का पहला पोर्शन होता है इनडेफिनिट। अब फ्यूचर में अनिश्चितता की बात करेगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि हम लोग कल गांव जाएंगे, गौर करेंगे, हम लोग कल गांव जाएंगे। दूसरा, मेरी मां मेरे लिए अपने हाथों से खाना पकाएगी। अब आप देखो, जाएंगे, यहां पे गागे गी में से गे दिख रहा है, दूसरे में पकाएंगी तो इसमें गी दिख रहा है। यानी इस तरह की आईडी रखने वाले वाक्यों को अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो इसके लिए जो ग्रामेरियंस आज तक, जब से इंग्लिश ग्रामर अस्तित्व में आया है तब से अब तक
जो वर्ब प्रयोग हो रहे, जो पैटर्न प्रयोग हो रहे हैं वो कुछ इस तरह का है। ये आपका जाना पहचाना भी हो सकता है, क्योंकि यहां तक के सफर में आपको कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से इनसे मुठभेड़ हुआ होगा, है ना, किसी क्लास में, किसी कोचिंग में, किसी स्कूल कॉलेज में। अब वहां पर जो भी आपने पढ़ा मैं एक बार आपको रिफ्रेश ही कर रहा हूं बस। सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां विल और शैल, ये दो जो मॉडल्स हैं वो यहां पे मिलती हैं। देन कम्स मेन वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड फाइनली वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। ओके, इन दिस वे यहां पे एक चीज ध्यान रखना होता है आपको कि सेल का प्रयोग केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, जबकि विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। ये मॉडल वर्ब पढ़ाते समय भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो और भी इनके यूजेस मैंने आपको बताए थे, वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप पीछे के वीडियोस में मॉडल वर्ब्स चैप्टर की वीडियो को ओपन करके एक बार इसका डिटेल वहां से कैरी कर लीजिएगा। हम लोग कल गांव जाएंगे, इसका ट्रांसलेशन करिए, कोशिश करिए आप लोग। अब यहां पे हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हम लोग हैं, इसकी अंग्रेजी वी हुआ। वी के साथ हम शैल को डाउन करेंगे, यहां वी शैल जाएंगे, गो मीन्स जाना होता है, और कल गांव जाएंगे, कहां जाएंगे, गांव, वी शैल गो टू विलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल विलेज, और उसके बाद टुमारो। यहां पे दो बातें आपको क्लियर कर दें। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या स्थान से जुड़ता है ना, तो वहां पे हमको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होता है। स्टेशन जाएंगे तो गो टू स्टेशन, अब गो स्टेशन नहीं बोलेंगे आप। गांव जाएंगे तो गो टू विलेज, वन थिंग। सेकेंड, कल गांव जाएंगे तो वी शैल गो टू। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, विलेज और टुमारो दो शब्द हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। अक्सर यहां पर भी जाके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको पहले लिखें। ध्यान रखिएगा, जब किसी वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या OW हो अदर वर्ड्स, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनको या तो आप सबसे लास्ट में रखते हो या तो सबसे फर्स्ट में रखते हो। ये भी एक टेक्निकल आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे जीवन पढ़ते रह जाते हैं लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने की वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं। अब आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। क्योंकि ये जो अदर वर्ड्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके लोकेशन का हमारे वाक्य के इंटायर मीनिंग पर कोई मतलब असर नहीं पड़ता है, ये उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। हाँ, बीच में आ गए तो उनका कॉम्बिनेशन खराब कर देंगे, या तो शुरू में प्रयोग कर लीजिए या इनको लास्ट में कुर्सी दीजिए। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वी शैल गो टू विलेज टुमारो। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टुमारो वी शैल गो टू विलेज, कल हम लोग गांव जाएंगे। इससे हमारे मतलब कर्ता क्रिया कर्म यही सिंटेक्स होता है, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वो अपने लोकेशन पे अपनी पोजीशन पे ही प्रयोग किए गए हैं इस वाक्य में। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रैब कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम इसके दूसरे फेज पे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस। जो दूसरा रूल होता है वो होगा निगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि आपको पैटर्न बार बार बताने से क्लियर है कि निगेटिव सेंटेंस में जो भी हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, ये विल शैल जो हैं, इन्हीं के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग कर देंगे, इनको भी लोकेट कर देंगे, इनका भी चेयर यहां लगा देंगे इस रूल के घर में। ओके, ऐसे नॉट को एड ऑन कर दिया। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको गणित नहीं पढ़ाऊंगा, गणित
नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं इनकार कर रहा हूं इस बात से, गणित पढ़ाने के विषय से, ठीक है ना। तो ऐसा जब किसी वाक्य में आपको या फ्यूचर में कोई टेंस या सेंटेंस फॉर्म करना है, किसी फैक्ट से मतलब आपको रिजेक्शन देना है, इनकार करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको गणित नहीं पढ़ाऊंगा, तो आई शैल नॉट टीच यू मैथ्स। वंस अगेन, आपने देखा कि यहां पे हमारा टीच यू मैथ्स ओके दिया हुआ है। आई शैल नॉट टीच यू मैथ्स बोलते समय इसे आई शांट टीच यू मैथ्स बोला जाता है। अक्सर न्यूज रीडर्स को अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए, खासकर कॉम्प्रिहेंसिव जो रीडिंग स्किल है उसके लिए आपको न्यूज पेपर भी पढ़ना चाहिए, और फिर अगर कोई न्यूज सुनते हैं आप, न्यूज बुलेटिन इंग्लिश में, तो वो भी आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस को फ्रेम करना, उनका मीनिंग निकालने में मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स who are preparing for the better exams or bigger exams like UPSC, BPSC, so they generally follow this rule, okay? तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तीसरा जो रूल है आपको क्लियर करते चलें, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में आपको मैंने बताया क्या से शुरू हो गए वाक्य, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखना है। विल सेल को पहले लिख लेना है, जो सहायक क्रियाएं हैं बस उनको पहले लिख लेना है, बाकी आपका जो था जैसे था वैसे चलता रहेगा, ओके। जैसे क्या आप प्रयागराज जाएंगे, ऐसे कोई वाक्य हो, कुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज जाएंगे, ऐसा कुछ कोई पूछ दे लिखा हो तो कैसे करेंगे, तो विल यू। अब यहां पे क्या के वास्ते पहले विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू है, सेकेंड पर्सन है, दैट्स वाई, ध्यान रखना। तो विल यू विजिट प्रयागराज, सिंपल 4 शब्दों का ये पूरा स्ट्रक्चर ही हो जाता है। अच्छा, मैं कहूं कि आप प्रयागराज क्यों जाएंगे, WH अगर वाक्य के बीच में आया हो तो उस WH वर्ड का प्रयोग पहले कर लिया जाता है। वाई विल यू गो टू प्रयागराज और वाई विल यू विजिट प्रयागराज, इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। अगर इसका नेगेटिव फॉर्म है तो आपको यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट एड ऑन कर लेना होता है, बस इतना ही करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे, चौथा रूल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्या आप प्रयागराज नहीं जाएंगे, विल यू नॉट गो टू प्रयागराज, दिस इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमने ये 9वां पार्ट भी, 12 में से 9 पार्ट यहां तक क्लियर कर दिया इस वीडियो में। आगे के पार्ट्स हम अगली स्लाइड में आपको देते हैं, तब तक के लिए इसे तैयार कर लें। इसमें एक बार मैं फिर आपको दोहरा दूं, गौर करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद विल शैल जो मॉडल्स हैं इनका प्रयोग एक मतलब डिटेल पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियोस में जाके मॉडल वर्ब्स में देख सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ ही होता है, और शैल का प्रयोग आमतौर पे केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। अब एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट मैं आपको एक और क्लियर कर दूं कि इस नियम का एक अपवाद भी पाया जाता है स्टूडेंट्स। कब? जब किसी वाक्य में डिटर्मिनेशन या कमिटमेंट या थ्रीट का सेंस हो। फिर से समझ लीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञा या किसी को कमिटमेंट यानी वचन देने की बात हो, प्रतिबद्धता की बात हो, वचनबद्धता जिसको कहते हैं, या फिर धमकी देने की बात हो, इन तीनों ही कंडीशन में ये जो ट्रेडिशनल नियम है वो एक्सचेंज हो जाता है, यानी उलट जाता है। कैसे?
यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ जहां हम सेल क्रिया का प्रयोग करते हैं वहां हमें विल का प्रयोग करना होगा, और सेकंड तथा थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ जहां हम विल का प्रयोग करते रहे हैं वहां हमें सेल का प्रयोग करना होगा। क्लियर? आई होप आपका यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।